now I move from this right now in a very cohesive space, say, in a very articulate space of Asduddin Owaisi. हाँ जी. What is your impression about him? मतलब I really like that argument कि ये कांग्रेसी और सब लोग मुझे क्यों बोलते रहते हैं कि वोट कटवा, भाई तुम कौन सा जीत रहे हो? हाँ तो जी. मैं तो फिर पॉलिटिक्स ना करूं, घर बैठ जाऊं, आप हमेशा हमको वोट कटवा के डिस्क्रेडिट करते रहो. ये मेरा विचार है और इससे आपको, मैं आपके शो पे कहूंगा तो मुझे भी गालियां पड़ेंगी, आपको भी गालियां पड़ेंगी, पर मेरे विचार से उसका कहना है कि मुस्लिम पॉलिटिकल पार्टी होनी चाहिए. और पॉलिटिकल, और हिंदुस्तान में अगर आपके पास पॉलिटिकल पावर नहीं है तो आपकी बात कोई नहीं सुनेगा. ठीक है, जिग्नेश मवानी भी ये कह रहा है. और हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में दलित के पास रिजर्वेशन है, क्योंकि अगर रिजर्वेशन होगी तो दलित पावर में आएंगे, तो पावर में आने के बाद उनकी स्थिति में फर्क पड़ेगा, उनकी आर्थिक स्थिति में, उनकी सामाजिक स्थिति में फर्क पड़ेगा. ये विचार है कि पहले पॉलिटिकल पावर आना चाहिए. अगर आप पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन होगी, अगर आपके एमएलए होंगे, आपके एमपी होंगे, तो आपकी बात सुनी जाएगी. तो सवाल हिंदुस्तानियों के लिए ये है, इंडियंस के लिए है कि मुस्लिम पॉलिटिकल पार्टी क्यों नहीं होनी चाहिए. मुस्लिम्स आर इंडियन सिटीजन है, उनकी अपनी पॉलिटिकल पार्टी होनी चाहिए कि जिसमें मुस्लिम इंटरेस्ट रिप्रेजेंट किए जाएं. और ओवैसी इस बात में फर्मली बिलीव करते हैं कि मुस्लिम पॉलिटिकल पार्टी होनी चाहिए. और अगर मुस्लिम अगर मुस्लिम ब्लॉक में वोट करते हैं तो करना चाहिए, क्योंकि ब्लॉक में वोट करने से वो इलेक्शन एक या दूसरी पार्टी की तरफ, अगर ब्लॉक में वोट करेंगे तो शायद एक पार्टी जीत सकती है, दूसरी पार्टी को हरवा सकते हैं, कुछ फर्क पड़ेगा, कुछ पॉलिटिकल पावर होगा. उनका विचार है कि अगर आप कांग्रेस को ही वोट देते रहोगे, जो सेक्युलर पार्टी उनको वोट देते रहोगे, कि अगर उनको वोट नहीं दोगे तो आपके साथ बहुत बुरा होगा. अगर आप सच्चर कमेटी की रिपोर्ट करें तो मुस्लिम कम्युनिटी का लोकल लेवल पे स्थिति अच्छी नहीं है. उनका विचार है कि अगर 70 साल हो गए और कुछ भी नहीं हुआ इन सेक्युलर पार्टी को वोट करने के लिए, पहली बात, और दूसरा, अगर पावर आएगा तभी आपको कुछ मिलेगा, तो आपको अपनी पार्टी बनानी चाहिए, दूसरी बात. और तीसरी बात, और ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, वो ये भी समझते हैं कि अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन का खेल खेलेंगे तो, और अगर हम कॉन्स्टिट्यूशनली ही, अगर हम अपनी डिमांड कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के दायरे में ही लाएंगे, तो मुस्लिम पॉलिटिकल वॉइस का रिप्रेजेंटेशन होना ज्यादा आसान है. और मेरे हिसाब से उनकी जिस तरह से मुस्लिम कम्युनिटी की स्थिति है, ये तीनों बातें ठीक हैं. He continuously talks about representation. Before I come back to Asduddin Owaisi and his interesting arguments, be it like कि हमने एक प्रेशर ग्रुप के तौर पे केसीआर को बोला स्कॉलरशिप्स मिली, या हज की सब्सिडी खत्म कर देनी चाहिए और उसका पैसा स्कॉलरशिप में लड़कियों की पढ़ाई में यूज होना चाहिए, या फिर when he makes this argument कि हम कितनी बार अपनी वफादारी का सबूत दें. And he shares that anecdote कि he was standing outside a hotel and doctors started sloganing भारत माता की जय, and I was like, ठीक है भाई, आप बोलो, मैं जय हिंद बोल सकता हूँ, लेकिन ऐसे किसी के धमके में नहीं बोलूंगा. मैं जय हिंद बोलूंगा बिकॉज आई एम प्राउड ऑफ दिस नेशन. एंड देन ही साइड्स कि आजमगढ़ से कितने लोग गए कश्मीर में जिहाद करने, नहीं गए. हम इस देश के हैं, ये वो. पर एक जिस पॉलिटिकल प्लान की बात वो कर रहे हैं, वो अपने रिवर्स फॉर्म में तो प्रोफेसर हुआ है, वेयर दलित इज लीडिंग एंड मुस्लिम एसोसिएटिंग इन दैट प्रिज्म, है ना, इन दैट पिरामिड. ये हमने बसपा के केस में देखा और भी कुछ जगहों पे. क्या इसका उल्टा मुमकिन है? व्हाट ओवैसी इज एडवोकेटिंग, बिकॉज ही कॉन्स्टेंटली सेज मुस्लिम्स एंड दलित्स. इज इट पॉसिबल कि एक मुस्लिम हेड करे, मुस्लिम्स हों और उसके साथ दलित भी जुड़े और एक वो पॉलिटिकल प्लैंक बने मजबूत? देखिए, मेरे विचार से ये थोड़ा पॉलिटिकल साइंस का सवाल है. इस तरह से हिंदुस्तान का इलेक्शन कैसे होता है, ये छोटी सी बात है. छोटी बात यह है कि हिंदुस्तान का इलेक्शन होता है, कंस्टिट्यूएंसी में इलेक्शन होता है.
और आपको कंस्टिट्यूएंसी में अगर पावर चाहिए, अगर आपको पावर चाहिए तो आप इलेक्शन कहां जीतेंगे? आप इलेक्शन कंस्टिट्यूएंसी में जीतेंगे। अगर आप 10% हैं या 12% हैं या 20% हैं तो आपका उस कंस्टिट्यूएंसी में कोई खास प्रभाव नहीं है। ठीक है, ये बहुत जरूरी बात है। तो पहला सवाल पूछने गया है कि मुस्लिम कॉन्सेंट्रेशन है कम्युनिटीज की नहीं, एरियाज में नहीं कि नहीं। अगर कॉन्सेंट्रेशन होती, जैसे फॉर एग्जांपल सोचने की बात है, अगर सब मुस्लिम यूपी में, वेस्टर्न यूपी में होते, पॉपुलेशन वही 18% है मेरे ख्याल से यूपी में। I mean, different people, but lump sum, yes, 15 to 18. 50 to 18%। अगर वो सारे वेस्टर्न यूपी में होते तो मुस्लिम पॉलिटिकल पार्टी खड़ी होती कि नहीं? अगर उसे बटे हैं 18% एक तरह से हर कंस्टिट्यूएंसी में 425 में, तो क्या असर पड़ेगा पॉलिटिक्स में? तो सवाल जो आप पूछ रहे हैं कि मुस्लिम दलित है या दलित मुस्लिम है, वो डिपेंड करता है कि लड़ाई किस क्षेत्र में हो रही है, किस सूबे में हो रही है और किस कंस्टिट्यूएंसी में हो रही है, किसका हाथ ऊपर है, किसका, चाहे दलित मुस्लिम होगी या मुस्लिम दलित होगी, वो उस पर डिपेंड करता है। तो उसका कोई एक जवाब नहीं है। But what about accepting the leadership? क्योंकि दलितों के केस में आप देखेंगे तो मतलब दो जो बहुत मोटा माटी स्ट्रीम दिखती हैं, एक अम्बेडकराइट स्ट्रीम है which talks about logic and then talks about Buddhism, तो उसमें भी दो फिर बट जाते हैं। पर एक स्ट्रीम है जो उसको हिंदू फोल्ड में कोऑप्ट करने की कोशिश करते हैं और उसके लिए पॉलिटिकल सिंबल भी, अलग एफर्ट भी, चाहे वो कामेश्वर चौपाल को से शिलान्यास करवाना हो राम जन्मभूमि का या दूसरी चीजें हो, तो ये दो स्ट्रीम चलती हैं। तो व्हेन दे थिंक ऑफ मुस्लिम एज अ लीडर, तो उनके अंदर भी वो फिर कन्फ्लिक्ट आता है। नहीं, देखिए ना, दो सवाल है, इज अ मुस्लिम अ लीडर और अ मुस्लिम पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव आपके साथ हो, यानी अलायंस बनाएंगे तो ठीक है। अगर दलित मुस्लिम अलायंस है, अगर आपके हिसाब से दलित ज्यादा हैं तो अगर 50 सीटें हैं तो 30 दलित को दे दीजिए, 20 मुस्लिम को दे दीजिए। अगर मुस्लिम दलित अलायंस है तो 30 मुस्लिम को दे दीजिए, 20 दलित को दे दीजिए। इट्स मोर अबाउट रिप्रेजेंटेशन। हाँ जी, और वो बहुत जरूरी है। और हम ये भूल जाते हैं कि रिप्रेजेंटेटिव, इसलिए ओवैसी ने एक इंटरव्यू में बात कही कि वो ये नहीं चाहता कि बेशक नेशनल इलेक्शन में सीट जीते, एमपी की सीट तो सीट मिलनी मुश्किल है, बिकॉज मुस्लिम कॉन्सेंट्रेशन नहीं है पॉपुलेशन की, वो इतनी सीटें मिले। परंतु इसका ये मतलब नहीं है कि वो किसी शहर में जीत नहीं सकते, इसका ये मतलब नहीं है कि वो किसी गांव की वो पंचायत नहीं चला सकते। तो उनका ये विचार है कि जहां पर हमारी रिप्रेजेंटेशन, जहां हम इलेक्शन जीत सकते हैं, वहां हमें इलेक्शन एज मुस्लिम जीतना चाहिए, मुस्लिम कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो वो थोड़ी लंबी सोच है और थोड़ी, मेरे ख्याल से, मेरे विचार से, पता नहीं आपका क्या विचार है, ये इंटरेस्टिंग सोच है कि ऊपर का मत सोचिए नेसेसरीली। मेरा प्रोफेसर, I don't know whether how politically correct this is, but no, हम लोग बहुत फ्री फ्लो कन्वर्सेशन कर रहे हैं। I think कि मुस्लिम कम्युनिटी के बीच मसला ये है कि उनका लीडर कैसा हो, दाढ़ी और टोपी वाला हो, जीन्स टी शर्ट वाला हो, या दोनों के बीच बैलेंस वाला हो। यस, बीजेपी में कई लीडर दिखते हैं कि दे आर कंफर्टेबल, हम वो मंदिर में जाके हाथ भी जोड़, टेक्नोक्रेट भी है, थोड़ा ब्यूरोक्रेटिक स्टाइल भी है और बाकी चीज रिलीजियस सिंबल्स के साथ भी है। क्योंकि प्रॉब्लम सिर्फ पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन का नहीं है, आई मीन दैट इज वन ऑफ द प्रॉब्लम। प्रॉब्लम एक ये भी है कि एक बड़ा मिडिल क्लास नहीं है यस मुस्लिम्स में। हाँ जी, एक जो मतलब आप समझिए कि सर सैयद अहमद खान ये बात कब कह रहे थे, हाँ जी, एएमयू एस्टैब्लिश करते वक्त कि ठीक है, ये दीन की लड़ाई लड़ ली, सब कुछ कर लिया, अंग्रेजी पढ़ो, साइंस पढ़ो, हाँ जी, है ना, वो हर कम्युनिटी पर लागू होता है। तो वो उस पर उतना जोर नहीं दिया गया। और मुझे लगता है कि एक बड़े सोशल एंड रिलीजियस जो रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट है उसकी बहुत गुंजाइश, जिसको क्रिस्टोफ ज़ेफरलॉट कहते हैं कि
the Indianization of Islam. हाँ जी, Because you have a very rich legacy. हाँ जी, Yes, this is right that there will be people who will keep you, who will try to pin you down by saying कि तुम बाबर की औलाद हो. हाँ जी, पर आपको उसके काउंटर में कहना होगा कि भाई जो चीज लोहिया जी कहा करते थे कि राम और कृष्ण तो सबके साझा पुरखे हैं. हाँ जी, क्योंकि ये पॉलिटिशियन भी कहते हैं ना कि भाई ओवैसी ने कहा ना, मुझे नहीं पता मेरे पुरखे बाबर तक जाते हैं या कहाँ तक जाते हैं, मुझे ये पता कि मेरे 4 पीढ़ी पहले हम लोग नांदियाड़ से आए थे जो भारत में है. हाँ जी, सो यू हैव टू क्लेम दैट लेगेसी हाँ जी, aggressively but in a very informed way. मतलब I really like that fellow when he says कि हज की सब्सिडी हटा दो. हाँ जी, पर जो चीज स्मृति ईरानी ने कही कि आप सिर्फ विक्टिम कार्ड खेल के उस गोल को अचीव नहीं कर सकते हो. सो यू नीड दोस पॉलिटिशियंस जैसे कि जो आए और बोले कि यार मैं स्टैनफोर्ड से पढ़ के आया हूँ, मैं बर्कली से पढ़ के आया हूँ एंड मैं यहाँ आपके बीच काम करूंगा, मैं सबके लिए काम करूंगा और जो भी कम्युनिटी कमजोर होती है उनको एक एडिशनल मेजर की जरूरत है. हमारे घर में कोई बच्चा बीमार होता है तो एक सेव एक्स्ट्रा देते हैं. हाँ, तो इंडिया के केस में वो 3 कम्युनिटी हैं, दलित, मुस्लिम एंड महिला. हाँ जी, और अगर और उसको थोड़ा बड़ा करते हैं तो दलित में आप शेड्यूल्ड ट्राइब भी जोड़े. हाँ जी, तो आप उनके लिए आप अफर्मेटिव एक्शन लेते हो. आपने सच्चर कमेटी का जिक्र किया तो वो ओवैसी वहां तक बड़े इफेक्टिव थे. यहाँ वो कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि आपको उसी फ्रेमवर्क में ये लड़ाई लड़नी होगी. हाँ जी, आप वो पर फिर कई चीजों पे आपको बहुत प्रोग्रेसिव स्टैंड लेना पड़ेगा. जैसे हमारे एक दोस्त हैं जीशान, कमाल के एक्टर हैं जीशान अयूब. तो वो तो खुल के कहते हैं, बोले कि यार हम लोग पढ़ाई करते थे, मेरा 12th का एग्जाम था बोर्ड का और कुछ लोग आ गए. तो उन्होंने हाँ जी बताइए. बोले वो नहीं तुमको मजलिस में चलना है. मैंने कहा मेरा तो एग्जाम है. बोले अरे बेटा वहां पे दीन काम आएगा, है ना. वो जमात के लोग थे. तो बोले मेरे वालिद ने हड़काया, वो छत पे थे फर्स्ट फ्लोर पे, बोले भागो यहाँ से. तो यू नो दैट फादर इंटरवेंशन टू मेक दैट बैलेंस कि भाई दीन जमात ये सब चीजें ठीक है, पर क्योंकि दूसरी तरफ से भी ऐसे वो लगातार एक कम्युनिटी के तौर पे आपके अंदर अगर डर भरा जा रहा है तो आप उसको काउंटर एक शेल में लगातार घुस के करोगे हाँ जी, या आप उसके काउंटर में एक दूसरा नैरेटिव लेके आओगे कि आप कह रहे हो कि मदरसों में अच्छी पढ़ाई नहीं होती. चलिए मैंने मान लिया नहीं होती, आप सरकार हो, आप हमें अच्छे स्कूल दो या आप मदरसों का सिलेबस रेगुलेट कर दो, मदरसों में कंप्यूटर लगाओ, सिर्फ धार्मिक एजुकेशन मत रखो, आप साइंस इंट्रोड्यूस करो, आप टीचर्स दो, आप रखो, हम तो पढ़ने तैयार हैं, या हमें स्कूल दो. तो वो दैट काउंटर नैरेटिव वेयर यू डोंट आस्क फॉर जुमे की आधे दिन की छुट्टी, या एक जैसे बड़ा अजीब आइडेंटिटी पॉलिटिक्स चलती है कि साहब मुस्लिमों को खुश करने के लिए उन्होंने उर्दू को राज्य की दूसरी भाषा घोषित कर दिया. यस, अभी उर्दू केरल के मुसलमान की या महाराष्ट्र के मुसलमान की भाषा नहीं है. प्लीज डोंट डू दिस. नहीं, उनकी भाषा मराठी है, उनकी मलयालम है. यस. तो ये जो सिंबॉलिक आइडेंटिटी पॉलिटिक्स है, कई बार लगता है कि चीजें उसी में फंस के रह जाती हैं. तो आप तो ओवैसी की बात मान रहे हैं ना, ओवैसी भी यही कह रहे हैं. ओवैसी भी तो यही कह रहे हैं कि विक्टिमहुड बंद करो, सिंबॉलिक पॉलिटिक्स बंद करो, जो मुस्लिम कम्युनिटी की जो असली नीड्स हैं, जो उनकी असली जो चीजें चाहते हैं, एजुकेशन है, वो सरकार को वो देनी चाहिए. और वो तब तक नहीं मिलेगी जब तक मुस्लिम की रिप्रेजेंटेशन नहीं होगी. जब तक मुस्लिम पुरानी पार्टी में फंसे रहेंगे वो सिंबलिज्म के चक्कर में ही रह जाएंगे. हाँ लेकिन एक चीज प्रोफेसर मुझे दिलचस्प लगी थोड़ी सी कि क्या ओवैसी उस स्टेटस को चैलेंज कर रहे हैं खुद अपनी पार्टी में, दैट डायनेस्ट किंग, दैट यू नो वो हैं, उनके भाई हैं, उनके फादर थे. बिकॉज व्हेन यू आर गिविंग दिस प्रपोजिशन तो उसमें आपको ये भी है ना कि जब रिप्रेजेंटेशन है तो एक बहुत ही डेमोक्रेटिक प्रोसेस है. तो ओवैसी का एक डायलेमा तो वो भी है ना कि आप अपने एक बेसन में बैठे हुए हैं हैदराबाद में, कल को कोई क्या एक निकल के आ सकता है जो ओवैसी को ही चैलेंज करे और वो सरवाइव करे. द आंसर इज नो. कैन यू इमेजिन कि एक मुस्लिम यंग मुस्लिम लड़का, पढ़ा लिखा लड़का, टेक्नोक्रेट लड़का हैदराबाद में ओवैसी को चैलेंज करे, क्योंकि ओवैसी इन सब चीजों की बात करते करते कई बार he resort to that religious symbol thing as well. नहीं, पर वो ये देखिए, दिस इज ट्रू फॉर ऑल पार्टीज. ये ओवैसी को मत ब्लेम करिए, यू नो. ये नहीं, I'm not blaming, I'm discussing his politics. अभी हम ओवैसी बात कर रहे हैं नहीं. हाँ, ये अब हिंदुस्तानी पार्टियां तो परिवारवाद के चक्कर हैं, वो तो उसको तो उसके बारे में हम कुछ नहीं कर सकते.
ठीक है ना, पर ये मतलब नहीं कि क्योंकि पार्टी परिवार की है या डायनेस्टी की पार्टी है कुछ काम अच्छा नहीं कर सकती। ठीक है ना, वो चाहते हैं कि पार्टी मेरे हाथ में ही हो बेशक, ठीक है मैं मान गया, परंतु उन लोगों का विचार है कि जैसे अकाली दल है, यू नो, वो क्या, पार्टी तो हमारे हाथ में है, पार्टी बादल फैमिली चला रही है, पर हम सिखों का ख्याल रखते हैं। ठीक है या नहीं वो बात, उस पर तो डिबेट कर सकते हैं, पर उनका विचार है कि हम सिखों का ख्याल रख रहे हैं। ठीक है ना, सिमिलरली इनका विचार है कि मेरा काम है, हमारी पार्टी का काम है जिसका मैं नेता हूं, कि हम मुसलमानों का ख्याल रख रहे हैं। अब आपका सवाल यह है कि क्या ओवैसी जी किसी दूसरे आदमी को, किसी दूसरे नए नेता को जो उनकी फैमिली का नहीं है पार्टी में आने देंगे? मालूम नहीं, पूछा नहीं। राइट, अखिलेश जी से भी ये पूछ सकता हूँ, बादल जी से भी पूछ सकता हूँ, उड़ीसा वालों से भी पूछ सकता हूँ, बीजू जनता दल से भी, सबसे ये पूछ सकता हूँ। राइट, Harsh, you wanted to add something? No, I totally agree with Professor Chiba that I think also, Saurabh ji, our different interviews have different flavors and themes. So Dynasty was not as big a theme with OAC as it was with some of the more prominent dynasts, especially some of them in the Congress party, because there's a whole question of dynasty. Dynasty wala part was just one part of my question. My second question was कि और ये इनफैक्ट गांधी जी के जमाने से ये चीज रही है, जब हम गांधी का क्रिटिक पढ़ते हैं तब ये बात आती है कि पॉलिटिक्स में सो कॉल्ड रिलीजियस टोन या रिलीजियस सिंबल्स को यूज करना लॉन्ग रन में कितना इफेक्टिव है, क्योंकि गांधी राम राज्य की बात करते हैं, वैष्णव जनते तेने कहिए की बात करते हैं, राजेंद्र बाबू एडवोकेट कर रहे थे सोमनाथ को, या कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी या सरदार पटेल, नेहरू इसके उलट थे। पर नेहरू का भी थोड़ा डायलमा था, क्योंकि नेहरू सोमनाथ जाने का विरोध करते हैं लेकिन कुंभ में डुबकी लगाते हुए भी दिखते हैं। इंदिरा के टाइम पे वो दिखा कि वो खुल के रुद्राक्ष पहनती है, तो वो हमेशा एक रहा है और वो हर उसके साथ आएगा।